14 अप्रैल 2008 को उत्तर प्रदेश अमरोहा के बावनखेड़ी गांव के घर से देर रात तकरीबन 2 बजे के आसपास एक महिला की बड़ी अजीब और तेज जोरदार चीखने और रोने की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर के पास के पड़ोसियों की आंखें खुल गईं और वह सभी उसके घर के मेन दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए। लेकिन उनका मेन दरवाजा अंदर से बंद था। फिर आवाज लगाने पर वह महिला रोती हुई आई और दरवाजा खोल करके रोती हुई छत पर चली गई, जिसके पीछे पीछे वे पड़ोसी भी गए। और अब उन पड़ोसियों ने जो नजारा देखा उसे देख करके उन सभी के होश उड़ गए और पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि उस घर में रह रहे 7 लोग, यानी कि जो उस घर के 7 सदस्य थे, उन सभी के गर्दन के ऊपर कुल्हाड़ी फेरी जा चुकी थी और उन्हीं के चलते वे सभी एक साथ मौत की नींद सो चुके थे। शबनम बेचारी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और वह कुछ बोलने और सुनने की हालत में नहीं थी। लोगों ने फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दिया। पुलिस भी इतनी बड़ी घटना सुनने के बाद अपनी पूरी टीम के साथ उस घर पे आ पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, सुबह होते होते पूरे गांव में पुलिस बल फोर्स तैनात कर दी जाती है। और यह घटना उस समय इतनी भयानक थी कि उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती जी को भी शबनम से मिलने के लिए आना पड़ा और वे उन्हें 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने की बात कहती है। लेकिन अभी तक इसके पीछे का सच आना बाकी था कि आखिरकार ये सब किसने और क्यों किया। ये सब तो आगे की छानबीन और उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही पता चलने वाला था। और फिर जो आगे चलकर सच में जो सच्चाई सामने निकल करके आती है, यकीन मानो उसे जान करके आप सबके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। तो फिर आओ मिलकर के आज हम एक बहुत ही अजीब से सफर पे चलते हैं और जानते हैं देश दुनिया का असली चेहरा, उससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं। अगर आपने अभी तक स्टडी विद पिंटू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। शबनम नाम की जो लड़की होती है वो एक्चुअली में ऐसे घराने की होती है जो कि वह घर उस गांव में काफी नामी होता है। उसके पिता शौकत अली जो कि पेशे से लेक्चरर थे, उसकी माँ, उसका बड़ा भाई, उसकी भाभी, उसका छोटा भाई, फुफेरी बहन और एक 10 महीने का उसका एक भतीजा होता है। और ये घर पूरे गांव में नामी होने के साथ साथ काफी इज्जतदार घर जाना जाता था। और साथ में जो शबनम थी उसने एमआई कर रखी थी। हालांकि अभी तक उसकी शादी नहीं हो पाई थी और ऐसे ही समय बीतता गया। 14 अप्रैल 2008 की उस रात को जो भी कुछ हुआ था और अब अगली सुबह होने के बाद पुलिस वालों ने जैसे तैसे करके थोड़ी बहुत तो शबनम से पूछताछ करी कि आखिरकार उस रात क्या हुआ था। तो शबनम ने बस यही बताया कि रात के वक्त कुछ डाकू लोग, यानी कि जो लुटेरे लोग होते हैं, वो घर के पीछे की दीवार से कूद करके आए और इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। फिर वह सामने, यानी कि मेन दरवाजे से भाग गए। मैं छत पर सो रही थी, शायद इसीलिए बच गई। लेकिन एसएच ORP गुप्ता इस मामले के जांच अधिकारी, जिन्हें बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि जब उन्होंने उन सभी की बॉडी को पड़े हुए देखा था तो उन्होंने एक बात नोटिस भी करी कि सभी के सभी ऐसे पड़े हुए थे जैसे कि आराम से सो रहे हों। जबकि यह कैसे संभव हो सकता है कि अगर किसी के ऊपर कोई वार करता है तो वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ करें ही ना। और उनके बिस्तर भी बिल्कुल वैसे पड़े हुए थे जैसे कि आम सोती हुई अवस्था में होते हैं, जो कि यह बात अपने आप में बहुत अजीब थी। फिर उन लोगों से पूछताछ करी गई जो लोग रात के वक्त उनके घर में आए थे। तो उन लोगों ने यही कहा कि जब हम रात के वक्त इनके घर के दरवाजे पे आए तो दरवाजा अंदर से बंद था। जबकि शबनम ने तो ये कहा था कि डाकू पीछे की दीवार से कूद करके आए और मेन दरवाजे से भाग गए। तो बाद में दरवाजा किसने बंद किया, ये भी अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रहा था। आरपी गुप्ता अभी शबनम से ज्यादा कुछ पूछताछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसकी हालत सही नहीं थी और ना ही लोग उसे ऐसा करने देते। तो जैसा कि उस समय के मुख्यमंत्री मायावती जी शबनम को 5 लाख रुपए देने वाली थी, लेकिन संदेह होने पर आरपी गुप्ता ने केस को सॉल्व होने से पहले रुपए देने से मना कर दिया। तो अब इंतजार था तो बस उस पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के आने का। 16 अप्रैल 2008 इस दिन उन सभी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पुलिस वालों के पास आ चुकी थी, जिसे पढ़कर के सभी के पैरों तले से जमीन खिसक गई।
क्योंकि यहाँ पर SHORP गुप्ता का शक बिल्कुल सही निकला। रिपोर्ट में साफ हो गया था कि उन सभी को पहले नशीली दवा दी गई थी और सोई हुई अवस्था में ही उन सभी के गर्दन पर बेरहमी से कुल्हाड़ी फेरी गई थी और जो 10 महीने का बालक था उसके गले को घोंट करके मौत की नींद सुलाया गया था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ध्यान में रखने वाली ये थी कि अगर नशीली दवा सबको दी गई थी तो उसमें से सिर्फ शबनम कैसे बच गई, वो उसका शिकार क्यों नहीं हुई। अब यहाँ पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था। तो अब ये सब जानने के बाद पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन अलग तरीके से करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले शबनम के द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक पीछे की दीवार को जब देखा गया वह तो लगभग 14 फीट ऊंची थी, जिसे किसी भी आम इंसान का साधारण रूप से कूदकर अंदर जाना बहुत ही मुश्किल था। और अगर कोई सीढ़ी लगाता है तो वहां पर सीढ़ी लगाने के कोई निशान भी नहीं थे और दरवाजा भी अंदर से बंद था, जो कि उनके पड़ोसियों ने खुद बताया था, जिसे अब यह तो साबित हो रहा था कि कोई अपना ही है जो कि अपनों को मौत की नींद सुला करके चला गया हो, वो भी धोखे से। लेकिन क्यों और कौन हो सकता है, इसके पीछे फिलहाल तो शबनम के ऊपर ही शक जा रहा था, पर अभी तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। और अगर उसने यह सब किया है तो यह काम वह अकेले नहीं कर सकती थी, जरूर इसके पीछे किसी और का भी हाथ होगा। अब इसका पता लगाने के लिए शबनम की कॉल डिटेल्स को निकाला जाता है। वहीं दूसरी ओर शबनम की तबीयत भी बिगड़ने लग जाती है। फिर उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है, जहां पर इलाज के दौरान एक बहुत बड़ा खुलासा होता है कि शबनम मां बनने वाली है। और ये खबर अपने आप में बहुत ही ज्यादा अजीब थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि शबनम की तो अभी तक शादी ही नहीं हुई थी, तो वह किसके बच्चे की मां बनने वाली थी। और जैसा कि पुलिस वाले अभी उसकी कॉल की डिटेल्स निकाल ही रहे थे, तो उसे यह पता चलता है कि 14 अप्रैल की यानी कि घटना वाली उस रात 50 से भी ज्यादा बार सलीम और शबनम ने एक दूसरे से कॉल पर बात की थी। और जब ये घटना हुई थी यानी कि रात के तकरीबन 2 बजे, उसके ठीक कुछ देर बाद फिर दोनों ने कॉल पर बात की थी, जो कि ये दोनों प्रेमी थे। शबनम सलीम के बच्चे की ही मां बनने वाली थी। अब पुलिस वाले सलीम की तलाश में जुट जाते हैं, क्योंकि वो अब तक उस गांव से भाग चुका था। 18 अप्रैल 2008 ये वो दिन था जब सलीम पकड़ा ही जाता है, जिसके बाद उसे पूछताछ करी जाती है, जिसमें उसने साफ तौर पर अपने गुनाह को कबूल कर लिया था। और उसके बाद अब शबनम को भी थाने लाया जाता है और उससे पूछताछ करनी शुरू की जाती है। लेकिन शबनम अभी भी वही पुरानी कहानी बता रही थी। लेकिन जैसे ही उसके सामने सलीम को खड़ा कर दिया जाता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं और वह समझ जाती है कि अब कुछ भी छुपाने का कोई मतलब नहीं रह गया है। इसीलिए अब उसने घटनाक्रम को विस्तार से दोहराया। 2007 यह वो साल था जब शबनम की मुलाकात अपने ही गांव के एक लड़के से होती है, जिसका नाम होता है सलीम। दोनों में देखते ही देखते कब प्यार हो गया उन्हें भी नहीं पता चला। और यह दिल लगी ऐसे आगे बढ़ती गई कि अब दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। इसीलिए शबनम ने अपने घर वालों को सलीम के बारे में बताया। सलीम एक छोटा मोटा कामकाज करने वाला व्यक्ति था। पढ़ाई लिखाई भी उसने कुछ खास नहीं कर रखी थी। साफ शब्दों में कहें तो सलीम उस काबिल नहीं था कि शबनम के घर वाले इतनी आसानी से दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर ले, और होता भी यही है उसके घर वाले। यहां तक कि दोनों भाई ने भी इस बात पर विरोध किया, क्योंकि देखा जाए तो शबनम एक पढ़ी लिखी MA कर चुकी लड़की थी और एक नामी घराने से थी। इसीलिए यह सब इतना आसान नहीं था। हालांकि घर वालों के इनकार करने के बावजूद भी इन दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं आई और एक दिन तो इन दोनों ने मौका देख करके शारीरिक संबंध भी बना लिया था। परिणाम स्वरूप शबनम प्रेग्नेंट हो गई। हालांकि यह बात अभी तक उसने किसी को नहीं बताई थी। इसीलिए अब उसने सोचा कि अब तो कैसे भी करके मुझे सलीम से शादी करनी ही है, जिसके चलते उसने फिर से अपने घर वालों को बताया कि वह सलीम से शादी करना चाहती है। और घर वालों का इस बार भी वही जवाब था कि नहीं, यह संभव नहीं हो सकता है। अब शबनम के सर पर तो प्यार का भूत सवार था ही, और ऊपर से लालच का भी। अगर सिर्फ प्यार का भूत सवार होता तो शायद इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया होता। लालच था तो उसके जमीन जायदाद का,
इसीलिए अब उसने सोचा कि अगर वह भागकर सलीम से शादी कर लेती है तो सलीम को मिल जाएगा, लेकिन जो जमीन जायदाद है वह सब कुछ वो गंवा बैठेगी। और इसीलिए उसने अब एक साजिश रचना शुरू कर दी कि कैसे, कब और क्या करना है। यह सारी बातें उसने अपने प्रेमी सलीम को बताई। सलीम भी तैयार हो गया। 13 अप्रैल 2008। इस दिन शबनम के दोनों ही भाई किसी काम से घर से बाहर जा रहे थे, लेकिन शबनम ने उन दोनों को जाने से रोक दिया और कहा कि आप किसी और दिन चले जाना। ऐसा इसलिए, अगर कोई घर का चिराग बच जाता तो जमीन जायदाद उसके नाम हो जाते और उसके हाथ कुछ नहीं लग पाता। इसीलिए उसने दोनों भाई को रोक लिया था और अब दूसरी ओर सलीम को नशीली दवा लाने के लिए कहा। सलीम ने किसी और दूर दराज गांव से नशीली दवा लेकर के आया था और शबनम को दे दिया, क्योंकि अगर वो उसी गांव से ऐसी दवाई खरीदता तो शायद वह अगले दिन ही पकड़ा जाता। इसीलिए उसने ऐसा किया था। और अब 14 अप्रैल 2008 की उस रात सभी परिवार वालों के भोजन कर लेने के बाद शबनम ने सभी के लिए चाय बनाई और उसी में नशीली दवा मिला दी और शबनम को छोड़ करके सभी ने वह चाय पी, जिसके परिणाम स्वरूप सभी गहरी नींद में सो गए। हालांकि 10 महीने का बच्चा चाय नहीं पी सकता था, इसीलिए वह बेहोशी की हालत में नहीं था। अब सभी गहरी नींद में सो चुके थे, जिसके बाद शबनम ने सलीम को कॉल करके बुला लिया। सलीम एक तेजधार कुल्हाड़ी साथ में लेकर के आया था और आने के बाद वह अपने काम में लग गया। सभी अपने अपने रूम में आराम से गहरी नींद में सो चुके थे और अब एक एक करके सभी के रूम में जाकर के सोती हुई अवस्था में ही उन सभी के गर्दन पे कुल्हाड़ी दे मारी। और यह काम दोनों मिलकर के कर रहे थे। फिर शबनम ने सलीम से कहा कि तुम इस बच्चे का भी काम तमाम कर दो, यानी कि जो उसका भतीजा था 10 महीने का। फिर सलीम ने बिना देरी किए उसके गले को दबा करके उसे भी हमेशा के लिए सुला दिया। इसके बाद क्या था, पहले तो खुद को वो फ्रेश करते हैं, कपड़े बदलते हैं और शबनम सलीम को मेन दरवाजे से बाहर निकाल करके दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है, जिसके बाद फिर वह ड्रामा शुरू करती है, बालकनी में खड़ी होकर के, यानी कि वह रोना गाना। अब जैसा कि मैंने आपको यह सारी बातें शुरू में ही बता दी थीं और इसी तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शबनम का जो बच्चा था, यानी कि जो वो प्रेग्नेंट हुई थी, वह आज भी इस दुनिया में जिंदा है, जिसकी उम्र लगभग अब साल होने को है, जिससे कि उस्मान सैफी नाम के एक शख्स ने उसके बच्चे को 6 साल हो जाने के बाद गोद लिया था। बाकी सिर्फ खुद के बयान के आधार पर सजा मिल पाना अब भी मुमकिन नहीं था। इसलिए पुलिस वालों ने अब आगे की छानबीन शुरू करी और उनके खिलाफ सबूत जुटाने शुरू कर दिए। सबसे पहले तो उस कुल्हाड़ी को निकाला गया, जो कि घटना को अंजाम देने के बाद सलीम ने तालाब के अंदर फेंक दिया था। उस तालाब से उस कुल्हाड़ी को निकाला गया, साथ में उस कपड़े को भी बरामद किया गया जिसे पहन करके घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। इसी के साथ वह सारी कॉल डिटेल भी निकाली गई और उन सभी सबूतों को सामने रखते हुए उसे कोर्ट में पेश किया गया और 2010 में इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। इससे पहले जेल के अंदर ही शबनम ने अपने उस बच्चे को जन्म दिया था और 2015 में सनम और सलीम ने हाई कोर्ट में अपील दर्ज कर दी कि उनकी फांसी की सजा को टाल करके उम्र कैद में बदल दी जाए, लेकिन इस फैसले को खारिज करते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा और आगे की कार्रवाई चलती रही। लेकिन डेथ वारंट जारी नहीं हो सका और ऐसा करते करते 2021 आ जाता है और इस दौरान उन्होंने दोबारा से हाई कोर्ट में अपील करी, लेकिन इस बार भी उनकी अपील खारिज कर दिया गया। पर फिर भी अभी तक डेथ वारंट जारी नहीं हो सका और इसी तरीके से सलीम और शबनम की प्रेम कहानी खत्म होती है। बाकी एक बात और, उन सातों की कब्र उनके घर के पीछे ही बनाई गई है, जो कि आज भी देखा जा सकता है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अपना अपना राय प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपने अभी तक स्टडी विद पिंटू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। पिंटू कुमार को दीजिए इजाजत, मिलेंगे ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ। नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान।